नमस्कार, मैं हूँ राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की, हम बात करेंगे ईरान की। जैसे ही आपने ये सुना होगा कि हम पाकिस्तान और ईरान दोनों की बात करने वाले हैं, तो जाहिर है आपको समझ में ये आ गया होगा कि हम अभी जो एक राउंड युद्ध हो चुका है ईरान और पाकिस्तान के बीच में, एक दूसरे पर जो इन दोनों देशों ने मिसाइल चलाए हैं, उसकी बात करने वाले हैं। हुआ कुछ यूं हुई कि जब पहले ईरान ने पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर मिसाइलें दाग के वहां पर आतंकवादी जो अड्डे थे उन्हें नष्ट कर दिया, और उसके 2 दिनों के बाद पाकिस्तान ने पलटवार करके ईरान के अंदर जो आतंकवादी अड्डे थे उसे नष्ट कर दिया। कहने को तो दोनों ने यह कहा कि हमने आतंकवादी अड्डों को नष्ट किया है, सर्जिकल स्ट्राइक किया है, एक दूसरे के खिलाफ हुआ। लेकिन अगर बात सॉवरेनिटी की आती है, बात दो देशों के आत्म सम्मान की आती है, तो जाहिर है ईरान ने पाकिस्तान के साथ 2 और देशों सीरिया और इराक पर हमला करे उनकी सॉवरेनिटी को चुनौती दिया था, और पाकिस्तान ने इसीलिए 2 ही दिनों के बाद पलटवार कर यह जता दिया कि नहीं, हम चुप रहने वाले नहीं हैं, हमारे ऊपर अगर अटैक करोगे तो हम आपको करारा जवाब देंगे। अब सवाल ये उठता है कि दोनों ने एक दूसरे पर तो वार और पलटवार कर दिया, उसके बाद क्या? दुनिया को ये लगने लगा कहीं एक और ये वार फ्रंट न खुल जाए। एक तरफ जहां रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, वैसे ही कहीं ईरान और पाकिस्तान में युद्ध न शुरू हो जाए। चाइना और रूस जैसे जो देश हैं एक्टिव हो गए, बैकडोर से अमेरिका एक्टिव हो गया, और उन दोनों को यह नसीहत दे दी गई कि इसको आगे ना बढ़ाया जाए। कहने को तो पाकिस्तान ने भी कल मीटिंग के बाद यही कहा है कि वो ईरान के साथ रिश्ते ठीक रखना चाहता है, और जो ये अभी हो गया है एक दूसरे पर वार और पलटवार, उसे अब बढ़ाना नहीं चाहता है। ईरान ने भी उसके पहले यही कहा था कि पाकिस्तान उसका पुराना दोस्त है और उससे वो रिश्ते अच्छे रखना चाहता है। लेकिन अब आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर ये स्थिति क्यों आ गई थी, नौबत क्यों आ गई थी कि ईरान को पाकिस्तान के अंदर मिसाइलें दागनी पड़ी थी। क्या वो खत्म हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। आतंकवादी कल भी थे वहां, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकवादियों को पालता है, भारत की तरफ टेरर हमले करवाता है, ईरान में लगातार हमले होते हैं, और इसीलिए परेशान होकर ईरान ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम ईरान से अच्छी दोस्ती रखना चाहते हैं, हम और इसे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान अपने यहाँ के सारे आतंकवादी अड्डों को समाप्त कर देगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान की तो यही पॉलिसी है, वहां की आर्मी आईएसआई यही तो करती आई है। जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है, पाकिस्तान की पहचान अब एक ऐसे देश के रूप में बन गई है जो आतंकवादियों का पनाह गाह बन गया है, और इसीलिए ये स्थिति आ गई। तो ऐसे में फिर जानकार यही कह रहे हैं कि जो बॉर्डर है ईरान और पाकिस्तान के बीच का, वो शांत अभी नहीं होगा, और कहा जा रहा है कि ईरान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो दहक रहा है शोलों से, मिसाइलों के। इसीलिए यहां पर मैंने लिख रखा है दहक रहा बॉर्डर। सीधा मतलब है कि पाकिस्तान और ईरान के बीच का जो बॉर्डर है, देखने को तो अभी लग रहा है कि वहां पर शांति हो गई है। एक बार ईरान ने स्ट्राइक कर दिया, पलट करके पाकिस्तान ने स्ट्राइक कर दिया, दोनों ने मिसाइलें चलाई, लेकिन अभी भी जो बॉर्डर है वो दहक रहा है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कभी पाकिस्तान का सबसे प्यारा दोस्त ईरान होता था, आज वो दुश्मन नंबर 1 क्यों हो गया है। अब सबसे पहले यह देख लेते हैं कि ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते शुरू से कैसे रहे हैं। आइए इसे समझते हैं। ईरान पाकिस्तान हनीमून पीरियड। The foundation of Iran-Pakistan relations was laid with the birth of Pakistan. Iran became the first country to recognize Pakistan's sovereignty on August 14, 1947. मतलब ये हुआ कि ईरान पहला देश था जिसने अगस्त 14, 1947 को जब भारत और पाकिस्तान को
जब आज़ादी मिली थी तो ईरान पहला देश था जिसने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया था। दे इवन साइंड ए ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इन मई 1950। 1950 में ईरान और पाकिस्तान ने दोस्ती के समझौते पर हस्ताक्षर किया था। प्यारा दोस्त था ईरान। शाह रजा पहलवी, द शाह ऑफ ईरान, became the first head of the state to visit neighboring country in 1956, which had a policy of good relations with the Islamic world as laid down by Pakistan's founding father मोहम्मद अली जिन्ना। जो शाह थे ईरान के, वो पहले हेड ऑफ द स्टेट थे, किसी बाहर के हेड ऑफ द स्टेट थे जो पाकिस्तान के जन्म के बाद वहां आए थे। पाकिस्तान ओपनड इट्स फर्स्ट एम्बेसी इन तेहरान सून आफ्टर। पाकिस्तान ने पहला जो एम्बेसी बनाया था वो ईरान में बनाया था। कितने मधुर रिश्ते थे दोनों के। सबसे पहली विजिट वहां के शाह की, पहली एम्बेसी ईरान में। तो फिर आज पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के सामने गोले लेकर क्यों खड़े हैं, एक दूसरे पर मिसाइल क्यों डाल रहे हैं? Iran not only sided with Pakistan but helped it with arms and ammunition during its war against India in 1965 and 71। 65 और 71 की लड़ाई में 65 और 71 की लड़ाई में भारत और पाकिस्तान में ईरान ने आर्म्स एंड एमुनेशंस दिए थे पाकिस्तान को भारत के खिलाफ। आज एक दूसरे पर गोले चला रहे हैं, मिसाइल दाग रहे हैं। Iran supplied Pakistan with arms, sold its oil and went to the extent of acting as an arms dealer to keep Pakistan war machinery running। इतनी स्थिति खराब थी उस समय कि भारत के खिलाफ जितने भी सप्लाई की जरूरत पड़ रही थी आर्म्स और एमुनेशंस की, वो ईरान दे रहा था पाकिस्तान को, ताकि पाकिस्तान भारत से युद्ध लड़ सके। Today the relationship between Iran and Pakistan may not be as good, especially after the recent military strikes into each other's territory। आज दोनों के बीच के रिश्ते इतने खराब हो गए हैं कि युद्ध की स्थिति हो गई है। एक राउंड दोनों ने एक दूसरे पर मिसाइल दाग दिया है। ये मैप है, यहां से आप समझिए, ये जो इलाका है यहीं पे दोनों ने एक दूसरे पर स्ट्राइक किया है, मिसाइल दागे हैं। ये पाकिस्तान है, बलूचिस्तान है, और यहां पर ईरान ने अटैक किया था, मिसाइल्स दागे थे। ईरान का यह कहना है कि यहां पर आतंकवादी गुट है जैशे अल अदल, उनकी यहां पर टेरर फैक्ट्री थी, वहां से वो आतंकवादी हमले करवाते थे ईरान में। और यहां पर पाकिस्तान ने अटैक किया था सिस्तान, जो कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के वहां पर आतंकी थे, और उस पर पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, वहां पर मिसाइल दागे थे। और दोनों ने कहा कि हमने एक दूसरे के नागरिकों पर हमला नहीं किया, हमने एक दूसरे की सेना पर हमला तो किया ही नहीं है, हमने तो आतंकवादियों पर हमला किया है। भाई साहब, लेकिन आपने एक दूसरे की टेरिटरी में मिसाइल्स तो दागे ना, एक दूसरे के सम्मान को तो चुनौती आप लोगों ने दे ही दी ना। तो अब जो पुरानी प्यारी सी दोस्ती थी आपकी, वो तो दुश्मनी में बदल ही गई है ना। अब देख लेते हैं कि ये जो एक दूसरे पर वार और पलटवार हुआ, तो उसके पीछे आखिर हुआ था क्या, रीजन था, अचानक ऐसा क्या हो गया। ये कई वर्षों से चला आ रहा था, जिसके कारण ईरान मजबूर होकर पाकिस्तान पर हमला कर बैठा। तो मैं टाइमलाइन लेकर आया हूं, मैं आपको टाइमलाइन बता रहा हूं। पाकिस्तान ईरान बॉर्डर टेंशंस, अ टाइमलाइन। The latest Iranian missile attacks on Pakistan add to a long list of incidents that led to the border tension between the neighbors। मतलब है कि एक लंबी लिस्ट है, एक क्रोनोलॉजी है पूरी, जिसकी वजह से ईरान परेशान होकर के पाकिस्तान पर हमला करता है। दिसंबर 2023, the Jaish al-Adl, which is blacklisted by Iran as a terror group, claimed responsibility for a police station attack in the Iranian town of Rusk in the southern eastern border province of Sistan Baluchistan, which killed 11 Iranian security personnel। 11 ईरान के सुरक्षा कर्मियों को एक अटैक में जैश अल अदल ने दिसंबर 2023 में मार दिया था। जून 2023, पाकिस्तानी मिलिट्रीज मीडिया विंग द इंटर सर्विसेज
पब्लिक रिलेशन यानी ISPR released statement saying armed terrorists killed 2 Pakistani soldiers at a checkpoint in the Singwan area of the Kech district. Pakistan contacted Iranian authorities to thwart attempts by fighters to escape into Iran. यहाँ पर ये पाकिस्तान के ISPR ने, वहाँ की आर्मी के पब्लिक रिलेशंस विंग ने ये जानकारी दी थी कि वहाँ से ईरान के तरफ से आतंकी आए थे और पाकिस्तान में उन्होंने अटैक किया था। अब इधर देख लेते हैं अप्रैल 2023। April 2023, the ISPR announced that attackers from Iran killed 4 of the border patrol soldiers in the Jalgai sector of Kech district। मतलब ये है कि एक बार फिर से पाकिस्तान ने बताया, ये अप्रैल 2023 की बात है कि उस तरफ से, ईरान की तरफ से आतंकवादी आए, बंदूकधारी आए और उन्होंने वहां पर बॉर्डर पेट्रोल के जो सोल्जर्स थे ईरान के, उससे पाकिस्तान के जो बॉर्डर पेट्रोल सोल्जर्स थे जलगाई सेक्टर में, वहां उन्हें मार दिया। अब जनवरी 2023, शहबाज शरीफ, who was Pakistan Prime Minister at the time, condemned the killing of 4 security officials along the border with Iran in Balochistan after the attack in Chukab sector of Panjgur district. Pakistan Ministry of Foreign Affairs urged Iran to investigate the matter and hold the perpetrators accountable. The Iranian embassy in Islamabad condemned this attack। मतलब ये हुआ कि जनवरी 2023 में भी उस तरफ से आतंकवादी आए थे और पाकिस्तान में उन्होंने अटैक किया था। ये जो चला आ रहा है, ये सिर्फ ये 1 साल का ये क्रोनोलॉजी था, लेकिन 1 साल के पहले 2022 में, 2019 में, 2018 में, 17 में लगातार अटैक्स चलते रहे हैं दोनों तरफ से। जो जिन्हें आतंकवादी ईरान कहता है वो पाकिस्तान की सरजमी से अटैक करने ईरान जाते हैं, और जिन्हें पाकिस्तान आतंकवादी कहता है वो ईरान की टेरिटरी के अंदर से आकर के पाकिस्तान पर हमले करते रहे हैं, और ये कई वर्षों से चल रहा है। तो इसी की वजह से दोनों की स्थिति आज ऐसी आ गई कि एक दूसरे पर वो मिसाइल दागने लगे। उसके पहले जो एकदम शुरू की जो ऐसे जो हमले थे वो ये थे, जैश अल अदल हैज बीन लॉन्चिंग अटैक्स अगेंस्ट इरानियन बॉर्डर गार्ड्स सिंस एटलीस्ट 2030। जो शुरुआत हुई थी, ये कहा यह जा रहा है कि पहली बार 2013 में बड़ा एक हमला किया था ईरान की तरफ से, ईरान में किया था जैश अल अदल ने, जो पाकिस्तान के अंदर जो टेरर जो ग्रुप्स हैं, जो एक आतंकवादी समूह है जैश अल अदल, जिनके हड्डों पर अभी ईरान ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उन्होंने 2013 में ही एक बहुत बड़ा हमला किया था ईरान की सरजमी पे, जिसमें कि 14 ईरानी सोल्जर्स मारे गए थे, वहां एम्बुश कर दिया था बॉर्डर पे। उसके पहले 2014, उसके बाद 2014 में एटलीस्ट 5 मेंबर्स ऑफ इरानियन फोर्सेस वर अबडक्टेड। हुआ यह था कि 2014 में इन लोगों ने 14 ईरान के अधिकारियों को, सुरक्षा कर्मियों को अबडक्ट कर लिया था, किडनैप करके लेके चले गए थे। इन दिसंबर 2010, 41 पीपल वर किल्ड एंड 90 others wounded in suicide attack near a mosque in चाबहार। ईरान में चाबहार के पास 2010 में एक बहुत ही बड़ा आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें 41 लोग मारे गए थे। तो कहने का यह मतलब है कि जो दोनों देशों के बीच में जो झगड़े और फसाद की जो वजह है, वो दोनों देशों में जो आतंकवादी गुट है, हो कुछ यूं रहा है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो जैश अल अदल है वो ईरान के साइड में जाके हमला करता है, और ईरान में जो सिस्तान प्रोविंस है, वहां पर सिस्तान में जो आतंकवादी गुट हैं, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले हैं, जिन्हें पाकिस्तान आतंकवादी कहता है, वो आकर के इधर हमले करते हैं ईरान में। तो कहने का मतलब हुआ कि जैश अदल जो है वो ईरान में हमला करता है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो पाकिस्तान में हमला करता है, और इसीलिए दोनों देशों की आज की स्थिति ये हो गई है कि दोनों ने एक दूसरे पर मिसाइल से अटैक कर दिया। अब जब ईरान ने हमला किया और ये कहा कि उसने जैश अल अदल के ठिकानों पर हमला किया है, उसने पाकिस्तान के नागरिकों को बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाया है, वहां की सेना पर उसने अटैक नहीं किया है, तो आपका जानना और समझना यह जरूरी है कि आखिर ये जैश अल अदल है क्या। जैश अल अदल
इसके लीडर्स हैं सलाहुद्दीन फारूकी, अमीर नौरी और हशीम नकोरी। 2012 में ये बनाया गया था। 2012 में जैश अल अदल की स्थापना इस आतंकवादी गुट की 2012 में की गई। और इसका जो मोटिव है, जो वो चाहता है, आखिर जैश अल अदल जो बार बार आतंकवादी हमले कर रहा है ईरान की तरफ, तो वो चाहता क्या है? तो चाहता वो ये है, इंडिपेंडेंस ऑफ सिस्तान एंड बलूचिस्तान प्रोविंस। हो यूं रहा है कि ये जो आतंकवादी गुट है वो कहता है कि ईरान का जो सिस्तान है और बलूचिस्तान का जो इलाका है पाकिस्तान, इन दोनों को मिलाकर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बना देना चाहिए। और वो कहाँ एक्टिव है? तो सिस्तान में है, बलूचिस्तान में है ईरान के। आइडियोलॉजी क्या है? तो वो बलोच नेशनलिस्ट है, सेपरेटिज्म करते हैं, एंटी ईरानियन सेंटीमेंट रखते हैं। और जो अटैक्स उन्होंने जो भी मेजर की है वो मैं आपको बता चुका हूं क्रोनोलॉजी में। नोटेबल क्या है? तो 2019 में खास जहदान सुसाइड बॉम्बिंग, और उसके बाद स्टेटस क्या है? वो अभी भी एक्टिव है और उनके जो मेंबर है वो 500 से ज़्यादा है। और इसको जैश अल अदल को ईरान, जापान, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स जैसे जो देश है उन लोगों ने उससे टेरर नेटवर्क में शामिल कर रखा, यानी उन्हें आतंकवादी गुट करार दे दिया गया है इन देशों के द्वारा। अब देख लेते हैं कि ये जो अभी ईरान ने अटैक किया और पाकिस्तान ने जो पलटवार किया मिसाइलों से, तो उस पे दुनिया में जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इन पे नजर रखते हैं, जानकार हैं, वो क्या कह रहे हैं? The international community has the limited options to reduce Iran-Pakistan tensions. Annie Patterson, former US Assistant Secretary of State Near Eastern Affairs, served as the US Ambassador to Pakistan from 2007 to 10. 2007 से 2010 के बीच में ये अमेरिका की एम्बेसडर थी पाकिस्तान में, एनी पैटरसन। इन्होंने कहा है कि जो वर्ल्ड कम्युनिटी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। वो इन दोनों को नहीं रोक सकते हैं, इन दोनों को ही बातचीत करके एक दूसरे के मसले को समझना होगा और वहाँ पर शांति की स्थापना करनी होगी। मतलब इन दोनों को ही जो करना है वही कर सकते हैं। पाकिस्तान ईरान स्ट्राइक विल फर्दर फ्रस्ट्रेट यूएस एफर्ट्स टू रिड्यूस रीजनल टेंशन। जो अमेरिका चाहता है वहां पर, और ये कह कौन रहा? ये कारमिल एरबिट कह रहे हैं, जो कि एक नॉन रेजिडेंट सीनियर फेलो है। वो मिडिल ईस्ट के जानकार हैं और अटलांटिक काउंसिल अमेरिका में वो के जानकार है, उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इनका ये कहना है कि ये जो भी चल रहा है पाकिस्तान और ईरान के बीच में, जो हमला हुआ एक दूसरे के ऊपर, उससे अमेरिका को ये फ्रस्ट्रेट करेगा, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि इस रीजन में शांति बनी रहे, तो उससे ये इसको धक्का लगने वाला है। ईरान एंड पाकिस्तान स्ट्राइक्स आर अनलाइकली टू लीड टू एस्केलेशन, मार्क कार्ड्स, ये भी विदेश मामलों के जानकार हैं। इनका ये कहना है कि ये जो एक दूसरे पर इन लोगों ने हमला कर दिया है वो बढ़ने वाला नहीं है। दोनों एक दूसरे के साथ रहे हैं, पुराने दोस्त रहे हैं, और अब मजबूरी में चूंकि ईरान ने हमला कर दिया पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान की आवाम को दिखाने के लिए पाकिस्तान को जवाब देना पड़ा है, इसलिए पाकिस्तान ने पलटवार कर दिया। तो ये जो जानकार है वो ये कह रहे हैं कि ये ऐसा लग नहीं रहा है कि ये बहुत बड़े युद्ध में परिवर्तित हो जाएगा। अब जब दोनों एक दूसरे के सामने आ गए, एक दूसरे पर उन लोगों ने मिसाइल चला दिया, मिलिट्री स्ट्रेंथ दिखा दी, तो अब एक नजर डाल लेते हैं कि पाकिस्तान और जो ईरान है उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ है क्या। ये ग्लोबल फायर पावर एक वेबसाइट है जो मिलिट्री स्ट्रेंथ, मिलिट्री रैंकिंग हर साल जारी करती है दुनिया भर के देशों की। तो जो अभी रिसेंट जो अभी जारी हुआ है 2024 का मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग, उसमें पाकिस्तान है 9वें नंबर पे, 9th पोजीशन पे है। दुनिया में 9वां मिलिट्री से शक्तिशाली राष्ट्र है पाकिस्तान। ईरान 14वें नंबर पे है। मतलब दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट में पाकिस्तान 9वें नंबर पे है और ईरान 14वें नंबर पे है। यानी मिलिट्री पावर में ईरान पाकिस्तान से पीछे है, कमजोर है। अब यहां पर देख लेते हैं कि कंपैरिजन जो ब्रीफ इस वेबसाइट ने दोनों देशों का दिया है वो क्या है। एक एक पॉइंट पर कंपैरिजन करने पर क्या दिखता है। मैन पावर, मतलब कि अगर उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ को देखा जाए तो दोनों के पास मैन पावर में कौन ज्यादा ताकतवर है, किसके पास ज्यादा सैनिक है। तो ये पाकिस्तान
यहां पर भारी पड़ रहा है ईरान से। पाकिस्तान के पास मैन पावर ज्यादा है, ईरान के पास कम है। एयर पावर, फाइटर्स, ये सब किसके पास ज्यादा है? फाइटर्स मतलब ये फाइटर प्लेन्स, तो ये पाकिस्तान के पास ज्यादा है, यानी कि उसके पास ज्यादा एडवांस फाइटर प्लेन्स है, उसके पास जो एयर पावर है ज्यादा मजबूत है ईरान से। ईरान कमजोर है। लैंड पावर, जो फुट सोल्जर्स होते हैं, जो सेना जो जमीन पर लड़ाई करती है, बॉर्डर पर आमने सामने की जब लड़ाई होती है तो उसमें कौन ताकतवर होगा? तो यहां पर फिर से पाकिस्तान है। लैंड पावर में भी ईरान कमजोर है। नेवल पावर में पाकिस्तान मजबूत है, ईरान कमजोर है। नेचुरल रिसोर्सेज, अब बात आती है रिसोर्सेज की, किसके पास रिसोर्सेज ज्यादा है? तो वो ईरान के पास है। नेचुरल रिसोर्सेज में ईरान बहुत आगे है पाकिस्तान से। फाइनेंशियल, पैसा किसके पास है? तो जाहिर है ईरान। ईरान के पास बहुत पैसा है, पाकिस्तान एक कंगाल देश है। बात अगर ईरान के फाइनेंशियल पोजीशन की जाए तो आपको यह पता है कि ईरान आजकल हुथियों को, हिजबुल्लाह को, ऐसे बहुत सारे ऐसे जो आतंकवादी गुट हैं, जो लड़ाके हैं, जो एक दूसरे देशों पर हमला करते रहते हैं, उनको वो फाइनेंस देता है, पैसे देता है। ईरान की स्थिति यह है कि बहुत सारे छोटे छोटे देशों को आसपास के उनको मिलिट्री सप्लाई करता है, आर्म्स एंड एम्युनिशंस की सप्लाई करता है। और मिडिल ईस्ट में और जो सेंट्रल एशिया है, जो ज़्यादातर जो चीज़ें होती है उसमें ईरान इन्वॉल्व होता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जो हमास के लड़ाकों ने जो 7 अक्टूबर को इजराइल पे जो हमले किए थे, उसके लिए जो फाइनेंस दिया था, पैसा दिया था, वो ईरान ने दिया था। हिजबुल्लाह, हुथीज, इन सबको जो फंडिंग होती है वो ईरान की तरफ से होती है। यानी पैसे के मामले में ईरान बहुत आगे है पाकिस्तान से। लॉजिस्टिक्स में भी ईरान बहुत आगे है पाकिस्तान से। अगर आप युद्ध लड़ते हैं, आर्म्स एंड एमुनिशंस की सप्लाई होनी चाहिए, लॉजिस्टिक्स आपके पास अगर मजबूत है तो जो आपकी सेना है वो भारी पड़ेगी सामने वाले सेना के। तो जो लॉजिस्टिक्स में ईरान बहुत आगे है पाकिस्तान से। ज्योग्राफी के मामले में भी पाकिस्तान पीछे है और ईरान मजबूत है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मिलिट्री पावर को देखा जाए, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को देखा जाए, तो पाकिस्तान के पास है। उसके पास ज्यादा फाइटर प्लेन्स हैं, उसके पास ज्यादा बड़ी सेना है, टैंक्स है, फाइटर प्लेन्स है। तो मिलिट्री के रूप में पाकिस्तान ताकतवर है, लेकिन लॉजिस्टिक्स, पैसे के मामले में और इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात करें तो ईरान उस पर भारी पड़ता है। अब दोनों देशों के डिफेंस बजट को देख लेते हैं। भाई अगर आप मिलिट्री स्ट्रेंथ देख रहे हैं, फाइनेंशियल पोजीशन देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि जो देश है उसका मिलिट्री बजट क्या है। वो लड़ाई अगर करना चाहते हैं, एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं, तो उनके पास बजट है क्या मिलिट्री का। तो सबसे पहले देख लेते हैं ईरान का। ईरान के पास जो बजट है डिफेंस का वो 9.95 बिलियन है। 9.95 बिलियन यूएस डॉलर है। पाकिस्तान के पास 6.34 बिलियन यूएस डॉलर है। मतलब यह हुआ कि 9 बिलियन है ईरान के पास और 6 बिलियन है डिफेंस बजट पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान के पास पैसे कम है, पहले ही मैंने कहा कंगाल देश है। अब एक्टिव पर्सनल, मतलब कि जिसके पास फुट सोल्जर्स ज्यादा है, मिलिट्री के जो सैनिक है किसके पास ज्यादा है, लड़ाके किसके पास ज्यादा है, तो वो 8वां रैंक है ईरान का और उसके पास 6,10,000 है। 6,10,000 सेना है ईरान के पास। और उससे ऊपर है, 7वें रैंक पे है ये पाकिस्तान और उसके पास 6,54,000 सैनिकों का जमावड़ा है। इसके बाद फाइटर एयरक्राफ्ट, फाइटर प्लेन्स किसके पास है? 16वें रैंक पे दुनिया में है ईरान और 6ठे रैंक पे है पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास बहुत सारे फाइटर प्लेन्स है। 186 है ईरान के पास, 186 फाइटर प्लेन्स है ईरान के पास, सोच लीजिए। और 387 है पाकिस्तान के पास, बहुत ज्यादा है, 2 गुना से ज्यादा है। अटैक हेलीकॉप्टर्स ईरान के पास 13 है और दुनिया में उसकी रैंकिंग है 34। पाकिस्तान के पास 57 अटैक हेलीकॉप्टर्स है।
57 है और दुनिया में उसकी रैंकिंग है 11। मतलब कि फाइटर एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा है ईरान से, अटैक हेलीकॉप्टर्स बहुत ज्यादा है ईरान से। टैंक स्ट्रेंथ, कितने टैंक हैं इन दोनों के पास, तो ईरान का जो रैंक है दुनिया में 12वां है और उसके पास 1996 2000 के आसपास के टैंक्स हैं, जबकि पाकिस्तान का जो रैंक है वो 7वां ही है, बहुत ऊपर है। और उसके पास कितने टैंक्स हैं? 3742। ये सारी जानकारी जो है वो उस वेबसाइट पे है जो कि हर साल मिलिट्री स्ट्रेंथ दुनिया के देशों की रिलीज करती है और ये ताजा जानकारी है 2024 की। तो इसके अनुसार, इस वेबसाइट की जानकारी के अनुसार मिलिट्री के स्ट्रेंथ में पाकिस्तान आगे है, लेकिन पैसे लॉजिस्टिक्स के मामले में ईरान आगे है। अब ये देख लेते हैं कि मिसाइल्स किसके पास ज्यादा है। आज के युग में जो लड़ाइयां होती हैं वो बॉर्डर पे तो होती हैं, जैसे कि यूक्रेन में और वहां पर हो रहा है, रूस में हो रहा है, वैसे ही हमास और इजराइल में भी हो रहा है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण रोल जो अदा करती हैं आज के युद्ध में वो मिसाइलें होती हैं। ईरान ने भी मिसाइलें दागी थी, पाकिस्तान ने भी मिसाइलें दाग कर पलटवार किया। तो दोनों के पास मिसाइल्स की क्या स्थिति है, इसका कंपैरिजन बहुत जरूरी है। If reports are to be believed, ईरान has no nuclear weapons. इसके पास, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, वो न्यूक स्टेट नहीं है। As the Atlantic notes, they have a ballistic missile program but no long रेंज मिसाइल्स दैट कैन रीच द यूनाइटेड स्टेट्स। द अटलांटिक की ये जानकारी है, उसमें ये कह रहा है कि उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स तो है, ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स है, लेकिन लॉन्ग रेंज नहीं है, इतनी लंबी दूरी की उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं है कि वो अमेरिका तक अटैक कर सके। न्यूक्लियर बॉम्ब तो है ही नहीं, न्यूक्लियर कंट्री तो वो है ही नहीं ईरान। On the other hand, Pakistan, as per a report published by Stockholm International Peace Research Institute, has 170 nuclear weapons in its stockpile। यानी कि पाकिस्तान के पास कहा यह जा रहा है कि 170 बम है, परमाणु बम है, 170 परमाणु बम है पाकिस्तान के पास, और ईरान के पास एक भी नहीं है। This makes it the world's 6th largest nuclear arsenal। और ये जो रैंक में अगर दुनिया में देखा जाए तो पाकिस्तान के जो दुनिया में जो रैंक है वो 6ठे स्थान में है परमाणु बमों की संख्या के बारे में। ईरान हैज अप्रोक्सीमेटली 1000 स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स बिलीव्ड कैपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग थ्रू आउट द गल्फ एंड बियॉन्ड। उसके पास जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है ईरान के पास करीब 1000 है, जो वो गल्फ के कहीं पर भी आसपास में वो अटैक कर सकता है। लॉन्ग रेंज नहीं है कि वो अमेरिका पहुंच जाए, लेकिन गल्फ की किसी कंट्री में अगर अटैक करना हो तो इसके लिए ईरान जो है वो कैपेबल है, उसके पास 1000 मिसाइल्स है। Tehran has also domestically produced Shahab 3 strategic intermediate range ballistic missiles। यानी कि जो शहाब 3 है वो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स है और इसे ईरान ने खुद बनाया है, विथ अ रिपोर्टेड रेंज ऑफ 1000 किलोमीटर। द Ghadr one with the estimated 1600 kilometer range and Shahab 3 variant known as Sajil 2 with a reported range of up to 2400 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू द रॉयटर्स रिपोर्ट। मतलब ये रिपोर्ट रॉयटर्स की ये बताती है कि पाकिस्तान, ईरान के पास जो मिसाइल है, जो सबसे खतरनाक मिसाइल है और सबसे ज़्यादा दूर तक जो जा सकती है, वो 2400 किलोमीटर तक जा सकती है। 2400 किलोमीटर तक उसकी जो मिसाइल है जा सकती है और उसका नाम है सजिल 2। इसका मतलब साफ है कि जो मिसाइल्स के मामले में ईरान मजबूत है, उसके पास ज़्यादा पावरफुल मिसाइल्स है। पाकिस्तान चूंकि खुद मिसाइल्स नहीं बना पाता है, उसे चाइना से मिल जाता है, बना बनाया मिल जाता है, या उसको पूरी टेक्नोलॉजी दी जाती है, वो खड़ा कर लेता है, असेंबल कर लेता है अपने पास में। लेकिन ईरान खुद ही मिसाइल बनाता है और उसके जो मिसाइल्स हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि मिलिट्री स्ट्रेंथ में वैसे अगर देख ले तो न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान है, फाइटर प्लेन्स ज़्यादा है, टैंक्स ज़्यादा है, लेकिन अगर बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करें, अगर मिसाइल्स की बात करें तो उसमें ईरान के पास ज़्यादा खतरनाक मिसाइल्स हैं, पैसे वाले हैं। तो यह दोनों देशों के बीच की कहानी है। किसी फील्ड में वो ताकतवर है, किसी में वो ताकतवर है, किसी के पास फाइटर प्लेन ज़्यादा है, किसी के पास मिसाइल ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में बॉर्डर
जो अभी 2 दिन पहले ही एक दूसरे पर मिसाइल जहां से दागा गया था, उसी के बारे में यह कहा जा रहा है कि अभी जो आपको शांति 2 दिनों से दिख रही है वो परमानेंट नहीं है, क्योंकि ईरान के तरफ और पाकिस्तान के तरफ जो दोनों आतंकवादी जो गुट है दोनों तरफ जो रहते हैं वो तो हमले करते ही रहेंगे। तो ऐसे में हो सकता है फिर किसी दिन एक दूसरे के ऊपर मिसाइल और गोले दाग दिए जाए या वहां पर एक युद्ध जैसी स्थिति खड़ी हो जाए। और इसीलिए जानकार ये कह रहे हैं कि ईरान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो दहक रहा है। और अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊंगा, ऐसी रोचक जानकारियां आपके लिए लेकर आता रहूंगा। लेकिन आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।